नमस्कार दोस्तों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे उदारवादियों की कार्यशैली पर। मेरा नाम है मनोज तोशियान और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी, जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। मित्रों, इससे पहली वीडियो में मैंने चर्चा की थी राष्ट्रीय आंदोलन पर, और राष्ट्रीय आंदोलन पर को मैंने जो है उनकी कार्यप्रणाली के आधार पर 3 भागों में विभाजित किया था। सबसे पहले मैंने बताया था कि उदारवादी युग है, ये जो है कांग्रेस का आरंभिक चरण है या राष्ट्रीय आंदोलन का आरंभिक चरण है, जिसको हम देखते हैं 1885 से 1905 तक। और फिर मैंने चर्चा की थी उग्रवादी युग पर, और ये मैंने बताया था 1905 से गांधी के आगमन तक 1916-1919 भी हम मान सकते हैं। और फिर हमने देखा था गांधीवादी युग, और जो हमने चर्चा की थी 1916 या 1919 से आज़ादी तक 1947 तक। देखिए, अब ये क्या है, ये जो है कि राष्ट्रीय आंदोलन के जो चरण है वो कार्यप्रणाली में भिन्नता है, और भिन्नता के आधार पर ही हमने ये वर्गीकरण किया है। आप स्क्रीन पर एक चित्र देख रहे होंगे, ये जो है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का है। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन जो है ये हुआ था 1885 में, और ये जो है पूना में होना था, परंतु पूना में उस दौरान प्लेग फैला हुआ था, इसलिए यह अधिवेशन बम्बई में ही हुआ था, और इसकी अध्यक्षता की थी व्योमेश चंद्र बनर्जी ने। अब ये इसमें 72 लोगों ने भाग लिया था। ये जो है अधिकांश पेशे से वकील थे। यही कारण है कि कांग्रेस को वकीलों का दल भी कहा जाता है। इस अधिवेशन में जो उपस्थित प्रमुख नेता थे वो थे दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश चंद्र बनर्जी जैसे तमाम लोग। अब इनके कार्य करने का जो तरीका है, इस तरीके के कारण ही जो है 1885 से 1905 तक का जो कांग्रेस का नेतृत्व है, उस नेतृत्व का नामकरण ही जो है वो उदारवादी के नाम से जाना जाता है। देखिए, ये जो लोग थे ये संवैधानिक तरीकों में विश्वास रखते थे, मतलब ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर क्रिएट करना चाहते थे, कानून के दायरे में रहते हुए अमानुषिक प्रेशर क्रिएट नहीं चाहते थे। और यदि ये कोई मांग भी रखना चाहते थे या कोई आंदोलन करना चाहते थे तो ये मांगे और आंदोलन भी कानून की सीमाओं के दायरे में रहते हुए ही करना चाहते थे, सीमाओं से बाहर रहते हुए नहीं चाहते थे। इनकी दूसरी कार्यप्रणाली का आधार क्या था कि ये जो है ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में गहरी आस्था रखते थे। मतलब ये ऐसा मानते थे कि भारतीयों को जो अंग्रेजी संपर्क प्राप्त हुआ है वह ईश्वर की अनन्य कृपा है। आप देख भी सकते हैं कि जब 1886 का अधिवेशन हुआ कांग्रेस का कलकत्ता में, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की दादा भाई नौरोजी ने। तो इस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटिश सरकार के फायदे गिनाए थे कि भारतीयों को क्या क्या फायदे हैं अंग्रेजों के भारत में होने से। और यहां तक कि एओ ह्यूम ने जो है वहां ये निवेदन किया था कि आप जो है महारानी विक्टोरिया के लिए जो है दीर्घायु के लिए प्रार्थना कीजिए। मतलब इसमें जो है अधिवेशन में देखा गया कि एओ ह्यूम साहब के कहने से महारानी विक्टोरिया की दीर्घायु की कामना की गई, और उनके जो है 3 बार जय जयकार भी लगाई गई। अब इसके अलावा भी देख सकते हैं कि 1898 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष जो थे आनंद बोस, उन्होंने कहा था कि शिक्षित वर्ग जो है वो भारत का जो शिक्षित वर्ग है वह इंग्लैंड का शत्रु नहीं है, वह तो मित्र है। मतलब वो जो है वो पूरी आस्था रखता था, मतलब उसका विरोधी नहीं था। ये देखिए, वे जो है आधुनिक राजनीतिक शिक्षा के द्वारा जन चेतना चाहता था। वो चाहता था कि जो ये हमारी थिंकिंग है यही जन सामान्य पहुंचे। इनके जो भाषण भी होते थे वो आम जनता के लिए नहीं होते थे, और इनका लेवल इतना हाई होता था कि ये आम सोच से ही परे होते थे। फिरोज शाह मेहता इस दौरान के प्रमुख नेता हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कहा है कि जो कांग्रेस की आवाज़ है वह जनता की आवाज़ नहीं है। मतलब अब देखिए इन्होंने क्या कहा है कि कांग्रेस की जो आवाज़ है यह जो है ये जनता की आवाज़ नहीं है। और
जो आम जनता है भारत की, उसके लिए जरूरी है कि वो इसको समझे और अपनी आवाज बनाने का प्रयास करे। ये जो प्रस्ताव अपने अधिवेशन में रखते थे और जो ब्रिटिश सरकार को भेजते थे, ये जो प्रस्ताव होते थे ये मध्यम वर्गीय हितों का प्रतिनिधित्व करते थे। इसके अलावा ये जो है समाचार पत्रों के माध्यम से सरकारी नीतियों की कई बार आलोचना भी करते थे। समय समय पर सरकार को चेतावनियां भी देते थे और जो आम जनता की कुछ मांगे हैं वो ब्रिटिश सरकार के सामने प्रस्तुत भी करते थे और इन मांगों के माध्यम से जो है ब्रिटिश सरकार पर डालने की कोशिश तो करते थे, परंतु साथ ही साथ जो है ये ब्रिटिश जनता की सहानुभूति प्राप्त करना भी चाहते थे। मतलब ये जो है ये ऐसी स्थिति थी कि ना इधर से कुछ बुरा बनना चाहते थे आम जनता की साइड से और ना ब्रिटिश सरकार की साइड से, ये दोनों के मध्य एक पुल बनाकर लगातार चलना चाहते थे। देखिए इनका यह प्रयास था या इन्होंने यह प्रयास किया कि और ये मानते थे, आप किन्हीं भी लफ्जों में देख सकते हैं कि जो स्वतंत्रता का संघर्ष है वो शांतिपूर्वक और रक्त बहाए बिना ही होना चाहिए। साथ ही इनकी यह विचारधारा थी कि राजनीतिक उन्नति जो है नियम के अनुसार ही होनी चाहिए। इसके अलावा इनकी जो कार्यप्रणाली थी या जो इनकी मनोदशा थी वो क्या थी कि ये नेता जो थे, उदारवादी जो नेता थे, वो आम जनता को राजनीतिक संघर्ष में विशेष महत्व नहीं देते थे। ये मानते थे कि जो भारत का आम नागरिक है, आम जनता है, वह राजनीतिक रूप से उदासीन है। अतः राजनीतिक संघर्ष का कार्य उन्होंने जो है केवल शिक्षित लोगों के लिए ही सीमित रखा हुआ था। देखिए इस दौरान के एक प्रमुख नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, वो ये कहते थे या उनका ये मानना था कि भारत का विशाल जनसमूह उदासीन है, विभाजित है, गरीब है और अज्ञानी है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों का ही यह दायित्व है कि वह राजनीति में आए और आगे बढ़े। ये जो अज्ञानी है या जो निरक्षर लोग हैं वो राजनीतिक रूप से सक्रिय हो ही नहीं सकते हैं। जो इनका विचार था वह था कि राजनीतिक अधिकार और स्वायत्त शासन जो है उसका विकास भी धीरे धीरे ही होना चाहिए। अतः उनका यह भी मानना था कि स्वतंत्रता लंबी क्रांति के फलस्वरूप नहीं प्राप्त होगी, अपितु धीरे धीरे विकास के फलस्वरूप ही प्राप्त होगी। और यह विकास जो है दबाव डालने से, बातचीत करने से, समझौतों से और रियायतों से ही संभव होगा। ब्रिटिश सरकार के साथ डायरेक्ट टकराने से बिल्कुल संभव नहीं होगा। कहने का मतलब क्या है कि उदारवादी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता में विश्वास रखते थे। देखिए ये मैंने चर्चा की है कि जो उदारवादी थे वो ब्रिटिश प्रजा की भी सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। इनका ये मानना था कि भारत में जितने भी रिफॉर्म हैं, सुधार हैं, वो सब इंग्लैंड से ही यहाँ लागू होते हैं। इसलिए जो प्रारंभिक नेता थे जिनको हमने उदारवादी भी कहा है, ये भारत के साथ साथ इंग्लैंड में कार्य करने को भी महत्व देते थे। कारण मैंने बताया है कि सभी सुधारों को ब्रिटिश संसद द्वारा ही लागू किया जाना था। इसके चलते उदारवादियों ने कुछ प्रयास भी किए। देखिए 1887 में नौरोजी ने इंग्लैंड में भारतीय सुधार समिति की स्थापना की और इसमें 1888 में व्योमेश चंद्र बनर्जी भी शामिल हो गए। 1888 में ही नौरोजी ने विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में वहीं पर इंडियन एजेंसी की भी स्थापना की। इसके अलावा 1889 में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस भी गठित हुई, जिसके द्वारा इंडिया नामक पत्र या मासिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता था। 1890 में कांग्रेस की ओर से एक प्रतिनिधि मंडल लंदन गया, जिसमें सूर्यनाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी और ए ह्यूम भी शामिल थे। देखिए यदि चर्चा की जाए इंडिया नामक पत्रिका की, तो ये जो इंडिया नामक पत्रिका थी, इसका जो उद्देश्य था वह भारत की समस्याओं को ब्रिटिश जनता के समक्ष प्रस्तुत करना था। इसकी प्रतियां जो है, ये जो कॉपी है, वो संसद सदस्यों को और पत्रकारों को मुफ्त भेजी जाती थी। किंतु इस पत्रिका पर वहाँ के जो पत्रकार या संसद सदस्य या आम नागरिक होते थे वो कम ध्यान देते थे। तो क्यों, कारण क्या था कि बहुत बिजी उनकी लाइफ होती थी और उनके पास भारत के विषय में सोचने का कोई समय नहीं था। यही थी इनकी कार्यप्रणाली जो आपने देखी।
अब हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे कि अपनी इन कार्य प्रणालियों के चलते जो उदारवादियों की उपलब्धियां रही वो क्या रही हैं, और फिर हम अंत में चर्चा करेंगे उदारवादियों के मूल्यांकन पर। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि इस संबंध में आप कोई भी सलाह या सुझाव देना चाहते हैं तो कृपया कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।